हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे हो। गाइस, आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हम लोग राजनीतिक विचारकों से शुरुआत करेंगे। तो ये जो सेक्शन है विचारकों वाला, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो GS4 में जो एथिक्स का पेपर हो गया, तो उसमें भी थिंकर्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका विचारक होगा, ये आपके ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को जुड़े तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे GS2 GS3 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पे, और इसके साथ ही हम लोग एक ऑप्शनल को भी कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शनल में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग राजनीतिक विचारकों से शुरुआत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से विचारकों को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों को देखेंगे। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में तो पहले देख लेते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम लोग आज थोड़ा प्लेटो के बारे में जानेंगे कि प्लेटो कौन से विचारक थे और ये कहाँ के विचारक थे। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन कितने हमें विचारकों को पढ़ना है, पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला प्लेटो हो गया, दूसरा क्या हो गया, अरस्तु हो गया, तीसरा कौन से विचारक हो, ये सभी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं जो हमारे सिलेबस में यूपीएससी के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, मैकियावेली हो गया, चौथा क्या हो गया, जॉन लॉक हो गया, पांचवा कौन सा हो गया, JS मिल हो गया, JS, छठा कौन सा हो गया, बेंथम हो गया, सातवां कौन सा हो गया, मार्क्स हो गए। तो आपने मार्क्स का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा। तो ये सभी विचारक, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, इन सभी विचारकों को हम लोग को यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। मार्क्स हो गया, ग्रामस्की हो गया, मार्क्स हो गया, ग्रामस्की हो गया। उसके बाद कौन सा, अन्ना हारेंट, और 10वां कौन सा हो गया, रूसो हो गया, 11वां कौन सा हो गया, ग्रीन। तो ये यूपीएससी के सिलेबस में ये दोनों नहीं है। ये किसके सिलेबस में, ये पीसीएस के सिलेबस में। तो इन्हें हमें पीसीएस के सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा। यूपीएससी में यहाँ तक है, ये सब चीज़ें आपकी यूपीएससी में पूछी जाएंगी 1 से लेकर 9 तक। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में है और ये दोनों पीसीएस के सिलेबस में भी है। तो पीसीएस में कौन कौन से हो गए, ये 9 हो गए प्लस 2 हो गए। तो पीसीएस में आपको 11 थिंकर्स पढ़ने होते हैं और यूपीएससी में आपको 9 थिंकर्स पढ़ने होते हैं। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं कि हम लोग पहले जो ऑप्शनल में शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से शुरुआत करेंगे ऑप्शनल में, और जो भी पूरा सिलेबस होगा, पूरा एक क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जैसा कि एग्ज़ाम की डिमांड होती है, उसी तरह से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो बस एक काम आपको करना है कि जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप लोग अपने नोट्स बनाइए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो आपने पढ़ा है वो वो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये 9 थिंकर्स हो गए। पहला कौन सा हो गया, प्लेटो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, अरस्तु हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, मैकियावेली हो गया, चौथा क्या हो गया, जॉन लॉक हो गया, पांचवा JS मिल हो गया, छठा मार्क्स हो गया, सातवां ग्रामस्की हो गया, आठवां हन्ना अरेंट हो गया, नौवां कौन सा हो गया, रूसो हो गया, और 10वां ग्रीन हो गया। ये दोनों थिंकर्स जो रूसो और ग्रीन है, ये हमें पीसीएस के लिए पढ़ना है, और जितने भी ऊपर के थिंकर्स हैं वो सभी हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है। तो आज हम लोग प्लेटो से शुरुआत करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन में ये थिंकर्स वाला सेक्शन है, ये आपके GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। GS4 में जो एक थिंकर्स वाला पोर्शन होता है, तो उसमें भी सब प्लेटो अरस्तु होता है। तो आपके ये GS4 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और ये आपके ऑप्शन में जो जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यहाँ से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक साल
आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ थिंकर से पूछे जाते, तो थिंकर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, और GS4 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोग के एग्जाम के लिए, चाहे वो UPSC हो चाहे वो PCS हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके और ये बहुत ही ईजी सेक्शन होता है जिसमें आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को प्लेटो में क्या क्या पढ़ना है। पहले एक बार हम लोग प्लेटो के परिचय देखेंगे। प्लेटो के परिचय में सिर्फ 5 पॉइंट आपको याद रखने, और वही 5 पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने। जब भी प्लेटो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जब भी भूमिका लिखें तो उस 5 पॉइंट को जरूर मेंशन करें। तो अब अगर आप लोग ने वो 5 पॉइंट मेंशन कर दिए तो आप लोग की जो भूमिका होगी उसमें 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे, और एक UPSC हो गया चाहे PCS हो गया, वहाँ पे एक मार्क्स से आप बहुत डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये वो 5 पॉइंट आपको अपनी भूमिका में कौन कौन से वो 5 पॉइंट है जो आपको अपने जब भी आंसर लिखे प्लेटो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो 5 पॉइंट आपको अपने आंसर में जरूर मेंशन कर दें। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटो के परिचय। आज हम लोग प्लेटो से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लेटो के बारे में जो 5 पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी भूमिका भी लिखनी होगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पहला पॉइंट इसे यहां से लिख लेते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्लेटो के विचारों से आरंभ होती है। पाश्चात्य यूनानी भी लिख सकते हैं। पाश्चात्य यूनानी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्लेटो के विचारों से आरंभ होती है। तो जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विचार प्लेटो से प्रारंभ होती है। यद्यपि आप लोग ने सुना होगा सुकरात भी एक राजनीतिक विचारक थे, लेकिन सुकरात ने अपने विचारों को कहीं भी लिखा नहीं था, उन्हीं के विचारों को प्लेटो ने अपनी रचनाओं में लिखा है। इसलिए जो भी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत होती है वो प्लेटो से होती है। यदि आपसे सुकरात के बारे में पूछा जाए तो आपको प्लेटो के विचारों को ही लिखना है। सुकरात ने अपने विचारों को कहीं लिखा नहीं, सुकरात के विचारों को ही प्लेटो ने अपनी रचनाओं में लिखा। तो जो भी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है? प्लेटो से होती है। ये आपको याद रखना है। ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब भी आप लोग भूमिका लिखेंगे तो इन्हीं 5 पॉइंट का प्रयोग करते हुए आप लोग अपने आंसर में भूमिका को लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्लेटो का जन्म 428 BC में कहाँ पे हुआ था? एथेंस के एंजिया द्वीप में हुआ था। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्लेटो से होती है। यद्यपि उनसे पहले भी एक सुकरात आए थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कहीं भी लिखा नहीं था, उन्हीं के विचारों को प्लेटो ने अपनी रचनाओं में लिखा। तो आप तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्लेटो का जन्म 428 BC में एथेंस के एंजिया द्वीप में हुआ था। एथेंस कहाँ पे था? यूनान में। तो ये हो गया एथेंस के एंजिया द्वीप में। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे प्लस अरस्तु के गुरु थे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो प्लेटो के गुरु थे उनका क्या नाम था? सुकरात था उनका। और सुकरात को जो उस समय का शासन था एथेंस में, वहाँ पे 30 लोगों का शासन था। 30 लोगों ने सुकरात को फांसी जहर खिला के मार दिया था। तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो ये हो गया, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इस तरह से जब हम लोग अभी भूमिका लिखना सीखेंगे तो हम लोग इन्हीं पॉइंट का प्रयोग करते हुए भूमिका को भी लिखेंगे। तो आप लोग को जो भूमिका लिखने में दिक्कत आती है तो वो एक बार आप लोग देख लेंगे कि भूमिका कैसे लिखी जाती है, तो आपको भूमिका लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो ये हो गया 3 पॉइंट हो गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट थे, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवादी विचारक थे। अब आपको आदर्शवादी, आप लोग जब भी थिंकर्स के बारे में पढ़ें तो आप लोग को शब्दों का मतलब जरूर समझ में आना चाहिए कि यदि आदर्शवादी शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इस शब्द का क्या मतलब होता है, इसे भी आप लोग को समझना होगा। सिर्फ आपको याद ही नहीं करना, पूरे थिंकर्स को आप लोग यदि समझ के चलेंगे तो आपको थिंकर्स वाले सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आदर्शवादी विचारक का क्या मतलब हो गया कि आदर्शवादी विचारक नैतिकता की बात करेगा। आदर्शवादी विचारक नैतिकता की बात करेगा, वो विचारों की बात करेगा, वो विचारों की बात करेगा। पहली आदर्शवादी विचारक क्या होगा, वो पहले नैतिकता की बात करेगा, वो विचारों की बात करेगा, विचारों की दुनिया की बात करेगा कि आत्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। तो इन सब के बारे में ये बात करेगा आदर्शवादी विचारक। और नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता की बात का मतलब क्या हो गया, वो सत्य की बात करेंगे, प्रेम, अहिंसा, इन सब की बात करते हैं। तो जो प्लेटो हो गया, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता का मतलब क्या हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सभी नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आदर्शवादी का क्या मतलब होगा, वो विचारों की दुनिया की बात करेंगे। विचारों की दुनिया मतलब ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है। तो जो प्लेटो हो गए वो इन सब की बात करते हैं। तीसरा क्या हो गया, प्लेटो एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। और तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया कि प्लेटो एक आदर्श राज्य के साथ आदर्श व्यक्ति का भी निर्माण करना चाहते थे। तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। क्यों थे, क्योंकि वो नैतिकता की बात करते थे, वो विचारों की दुनिया की बात करते थे, आत्मा की बात करते थे, परमात्मा की बात करते थे, ईश्वर की बात करते थे। और तीसरा क्या होगा, वे एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे। अब वो कैसा आदर्श राज्य बनाना चाहते थे वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि वे किस तरह से, कौन सा आदर्श राज्य बनाना चाहते थे और वे एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना चाहते। तो ये आदर्श व्यक्ति कैसा होगा और आदर्श राज्य कैसा होगा उसे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। निर्माण करना चाहते थे। जब भी आपको आदर्शवादी विचारक, आदर्शवादी ये शब्द मिले तो मान आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि वो नैतिकता की बात करेगा, वो विचारों की दुनिया की बात करेगा, वो आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा। और वो तो ये हो गया आदर्शवादी विचारक का मतलब। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि पांचवा पॉइंट में आपको क्या लिखना है। तो ये आपको 4 पॉइंट हो गए। आपके पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवें पॉइंट में लिखना है कि प्लेटो की 3-4 रचनाएं थी। प्लेटो ने जो सुकरात के विचारों को अपनी रचनाओं में लिखा, तो उन रचनाओं के नाम जान लेते हैं क्योंकि सुकरात ने कुछ भी नहीं लिखा था, उन्हीं के विचारों को प्लेटो ने अपनी रचनाओं में लिखे। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की पहली रचना कौन सी हो गई, रिपब्लिक हो गई, रिपब्लिक हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, द स्टेट्समैन हो गई, द स्टेट्समैन हो गई। तीसरी कौन सी हो गई, द लॉस हो गई। तो ये सभी रचनाएं प्लेटो की रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने सुकरात के विचारों को मेंशन किया है। तो लेकिन जो प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है वो प्लेटो को रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटो की रचना कौन सी है, रिपब्लिक। इसी के लिए प्लेटो को जाना भी जाता है। तो ये हो गया प्लेटो का परिचय हो गया कि प्लेटो के, जब भी आपको प्लेटो के बारे में कोई भी भूमिका लिखनी हो तो इन्हीं सभी पांचों जो हम लोग ने पॉइंट डिस्कस की, इन्हीं सभी पॉइंट को आपको अपने आंसर में मेंशन करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आप प्लेटो से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भूमिका को कैसे लिखें। जब भी प्लेटो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया है तो आपकी भूमिका तैयार होनी चाहिए। उसी भूमिका को सीधे सीधे आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल लिख देनी है। तो कोई भी क्वेश्चन आए उससे संबंधित सारी भूमिका और निष्कर्ष आपको तैयार करके रखने हैं। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाए तो उसी भूमिका व निष्कर्ष को अपने आंसर में मेंशन करें।
तो ये प्लेटो को रिपब्लिक के लिए जाना जाता है, प्लेटो को रिपब्लिक के लिए जाना जाता है, रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। जब भी रिपब्लिक आए तो आपको समझना है कि वो प्लेटो से संबंधित है। रिपब्लिक अर्णव गोस्वामी से संबंधित नहीं है, रिपब्लिक प्लेटो से संबंधित है। तो ये हो गए प्लेटो के परिचय के बारे में 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें भूमिका को कैसे लिखें। गाइस हम लोग बिल्कुल यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट देंगे जिससे आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। सिर्फ आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें, लेकिन आपका जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तब तक आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको सेलेक्ट 1-2 अटेम्प्ट में ही आपको सिलेक्शन लेना, दैट शुड बी द गोल ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपको अब भूमिका देखते हैं कि भूमिका कैसे लिखनी है। तो भूमिका आप लोग एक बार देख लीजिए कि पहला पॉइंट क्या होगा भूमिका में, प्लेटो के आगे आपको कैसे लिखना है, प्लेटो, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्लेटो की रचना का नाम क्या है, प्लेटो को किसके लिए जाना जाता है, रिपब्लिक के लिए, प्लेटो रिपब्लिक। प्लेटो एक, ब्रैकेट बंद करके, प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे। ये आपको पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या, ये आपकी भूमिका तैयार हो गई। इसी तरह से आपको अपनी भूमिका को लिखना है। उनका जन्म, अभी हम लोग जैसे 5 पॉइंट डिस्कस किए उसी के अनुसार हम लोग भूमिका को भी लिख रहे हैं। उनका जन्म 428 BC में एथेंस में हुआ था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे। उनका जन्म 428 BC में एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है, यूनान में। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवादी विचारक थे। तो आदर्शवादी का मतलब हम लोगों ने समझा कि आदर्शवादी होते हैं जो विचारक होंगे वो नैतिकता की बात करेंगे, वो विचारों की दुनिया की बात करेंगे, वो एक आदर्श राज्य की बात करेंगे। तो ये हो गया, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी प्रयोग करेंगे कि आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, प्रत्ययवाद का मतलब क्या होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट आपके भूमिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या हो गया, प्लेटो के विचारों पर एथेंस की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो प्लेटो के विचारों पे एथेंस की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उस समय की जो भी राजनीतिक परिस्थिति थी उसका प्रभाव प्लेटो के विचारों पे दिखाई पड़ता है। तो ये हो गई आपकी प्लेटो से संबंधित भूमिका हो गई कि पहला पॉइंट क्या हो गया कि प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे और प्लेटो के आगे आपको रिपब्लिक मेंशन करना है। प्लेटो को रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। प्लेटो का जन्म 428 BC में यूनान के एथेंस राज्य में हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे और प्लेटो के जो विचार जो एथेंस की राजनीतिक परिस्थितियां थी उस समय की, तो उसका प्रभाव प्लेटो के विचार पे दिखाई पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपकी भूमिका में। 3-4 लाइन की आपकी ये भूमिका हो जाएगी। इसी तरह की भूमिका आप लोग अपने तरह से तैयार कर सकते हैं। और आपको आदर्शवादी शब्दों का मतलब भी समझना है कि आदर्शवादी जो नैतिकता की बात करें, विचारों की बात करें, आत्मा की बात करें, परमात्मा की बात करें। तो ये सब हो गया कि प्लेटो की भूमिका। अब जो राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी उस समय, क्योंकि उस समय जब प्लेटो थे एथेंस में, तो उस समय क्या था कि 30 लोगों का शासन था। 30 लोगों ने क्या, जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उनको एक तरह से जहर खिला के मारा था। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी उसका प्रभाव प्लेटो के विचारों पर दिखाई पड़ता है।
तो ये हो गया प्लेटो की भूमिका हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्लेटो के समय की राजनीतिक परिस्थितियां कौन कौन सी थी। गाइस अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग अभी जैसे पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं, ये हम लोग का आज से पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल शुरुआत हो गई है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या था। तो आप लोग यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, अभी हम लोग थोड़े दिन बाद इकॉनमी से भी शुरुआत करेंगे, तो आपका इकॉनमी भी कवर हो जाएगा। और इकॉनमी पॉलिटी चल रहा है, इकॉनमी भी बाद में आपका GS3 कंप्लीट हो जाएगा। और एथिक्स में आपका GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से हम लोग पूरा UPSC की तैयारी आप लोग के लिए करवा रहे हैं। तो ये हो गई भूमिका और 5 पॉइंट आप लोग के तैयार हो गए, भूमिका भी तैयार हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्लेटो उस समय एथेंस में थे, उस समय वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जब प्लेटो के समय राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी एथेंस की। एथेंस की ये हम लोग का राजनीतिक परिस्थिति हो गई, राजनीतिक परिस्थिति हो गई। और दूसरा प्लेटो स्वयं कैसे थे। प्लेटो आदर्शवादी थे, प्लेटो आदर्शवादी थे। तीसरा वहां की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेटो के समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। तो प्लेटो के समय यूनान में छोटे छोटे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक परिस्थिति, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। राज्य बोलिए या नगर राज्य, जो उस समय के राज्य थे उनको नगर राज्य बोला जाता था। क्यों नगर राज्य बोला जाता था? क्योंकि जो उस समय के प्रांत थे उन प्रांतों की जनसंख्या बहुत कम थी, जिस कारण वहाँ के राज्यों को नगर राज्य भी बोला जाता था। और ये जो छोटे छोटे नगर राज्य थे ये आपस में संघर्ष करते रहते थे। जैसे एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, एथेंस व स्पार्टा में संघर्ष होता रहता था। दूसरा क्या हो गया, एथेंस हो गया, जैसे एग्जाम्पल एथेंस प्रांत था, स्पार्टा, इन सब के बीच संघर्ष चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। तो जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, ये नगर राज्य हो गया, या प्रांत बोल सकते हैं या राज्य बोल सकते हैं, प्रांत राज्य नगर राज्य सब एक ही है। तो जो भी नगर राज्य थे उस समय, जैसे एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, इन सब के बीच संघर्ष चलता रहता था। और तीसरा क्या होगा कि जो नगर राज्य थे वहाँ पे एक जनसभा बुलाई जाती थी, जिसे क्या कहते हैं, एक्लेशिया। तो जो भी नगर राज्यों में जनसभा बुलाई जाती थी उसे एक्लेशिया कहते हैं। तो एक्लेशिया में होता क्या था कि एक लॉटरी सिस्टम निकलता था और लॉटरी सिस्टम से ही मंत्री का चयन होता था, मंत्री, और लॉटरी सिस्टम से ही वहाँ के शासक का चयन होता था। तीसरा क्या हो गया कि जनसभा बुलाई जाती थी, जो नगर राज्यों में जनसभा बुलाई जाती थी, जनसभा बुलाई जाती थी, और इस जनसभा को क्या कहते थे, एक्लेशिया। एक्लेशिया का मतलब स्पेलिंग लिख लीजिए, एक्लेशिया। तो इस जनसभा को क्या कहते थे, एक्लेशिया। एक्लेशिया में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि महिलाओं को वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो महिलाओं को नागरिक नगर राज्यों का नहीं माना जाता था, जिस कारण उन्हें एक्लेशिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो ये हो गया, जनसभा को एक्लेशिया कहते थे। और इस जनसभा में क्या होता था, लॉटरी सिस्टम होता था। लॉटरी सिस्टम से मंत्री का चयन होता था और लॉटरी सिस्टम से शासक का चयन होता था। तो ये हो गई राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति में क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्य थे। नगर राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी। जनसंख्या कम होने के कारण, जनसंख्या कम थी जिस कारण इन्हें नगर राज्य कहते थे। और जो नगर राज्य थे इनके बीच संघर्ष चलता रहता था। और नगर राज्यों में एक जनसभा बुलाई जाती थी जिसे एक्लेशिया कहते थे। एक्लेशिया में क्या होता था, लॉटरी सिस्टम होता था। लॉटरी सिस्टम से मंत्री का चयन होता था, लॉटरी सिस्टम से शासक का चयन होता था। कोई भी व्यक्ति जिसकी लॉटरी लग जाए वो मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है। तो ये थी वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ एथेंस की। तो ये हम लोग की राजनीतिक परिस्थिति हो गई कि छोटे छोटे राज्य थे, आपस में संघर्ष चलता रहता था और वहाँ एक जनसभा बुलाई जाती थी जिसे एक्लेशिया कहते थे। एक्लेशिया में महिलाएं भाग नहीं लेती थी और एक्लेशिया में लॉटरी सिस्टम होता था। लॉटरी सिस्टम के द्वारा
नेताओं का, मंत्रियों का चयन होता था और शासकों का चयन होता था। तो ये हो गया राजनीतिक परिस्थिति। उसके बाद प्लेटो स्वयं कैसे थे? प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति, हम लोग सामाजिक परिस्थिति को कल देख लेंगे। तो आज के लिए गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आदर्श, जो प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार को पढ़ेंगे। गाइस थैंक यू सो मच।